वे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। विधानसभा चुनाव 2023 जिसकी आपको बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा थी, आप प्रतीक्षारत हैं, वो समय पल पल आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, आज 30 दिसंबर को चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और एग्ज़िट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सभी के अपने अपने एग्ज़िट पोल के नतीजे सभी चैनल अपने अपने दिखा रहे हैं, परंतु एक अत्यंत दुखद बात हमारे निकल के सामने आ रही है कि जो भी चैनल दिखा रहा है वो इस तरह से गणना कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के इतने सदस्य हैं, जनसंख्या इतनी है, मुस्लिम जनसंख्या इतनी है, SC ST जनसंख्या इतनी है। ये एक तरह से विभेद का पैदा करना का काम मीडिया कर्मी कर रहे हैं, जो कि विद्वान हैं। उनको इस तरह से गणना नहीं करनी चाहिए और चुनाव इस तरह से ना तो लड़े जाते हैं, ना ही इस तरह से प्रभावित होते हैं। ज़मीनी हकीकत इससे कहीं अलग दिखाई देती है कि व्यक्ति का भी विशेष प्रभाव दिखाई देता है। जगह जगह यदि कैंडिडेट अच्छा है तो यह देखा जाता है कि वो किसी भी पार्टी से है, यहाँ तक कि यदि निर्दलीय भी है और वो कैंडिडेट अच्छा है तो समस्त चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो अगड़ा वर्ग हो, चाहे हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, वो उसको सब मिल के जिताते हैं। तो इस तरह से एनालिसिस करना, कंप्यूटर पर बैठ के डाटा इकट्ठे करके उसको कैलकुलेट करके डाटा को टेबल शीट में जारी कर देना, ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है और हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम इस तरह की नैरेटिव प्रचारित करके माइंडसेट ना करें, पब्लिक में ये बात ना भरें कि हम अलग अलग संप्रदाय से हैं और पिछड़े वर्ग और अगड़े वर्ग से हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए और इस पर मेरा मत तो है कि इसमें प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर हम बात करें तो ये एक देश विकसित देश के लिए एक अच्छा सिंबल नहीं है और पूरा राष्ट्र क्या पूरा विदेश में सभी जगह इसको लोग देखते हैं तो ये इसका अच्छा असर दिखाई नहीं पड़ता। अब हम आपको बात करते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। मिजोरम का 7 नवंबर को चुनाव हुआ। फिर आया छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हुए, 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग हुई। MP में, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग हुई, राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग हुई, तेलंगाना आज 30 नवंबर को वोटिंग वहाँ पर चल रही है। 5:30 बज चुका है, उसके बाद तक वोटिंग के अभी लाइनें लगी हुई हैं और वोटिंग चल रही हैं। तो मैं सबसे पहले मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम 7 नवंबर में जो विधानसभा की 40 सीटों के लिए मतदान हुआ है। इस बार यहाँ मुख्यमंत्री जोरमथांगा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ नेशनल फ्रंट MNF एवं जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा। देखिए यहाँ पे ZPM एवं MNF में और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। परंपरागत रूप से यहाँ पर 2 दल थे, जो कांग्रेस और MNF 2 पार्टियाँ थी, लेकिन इसमें पिछले बार जो है इसमें परिवर्तन हुआ। विपक्ष के रूप में ZPM ने अपनी जगह ले लिए। विपक्ष के रूप में कांग्रेस की जगह ले ली थी। इस बार भी ऐसा ही उलटफेर होगा या नहीं, यह तो 3 दिसंबर के जो नतीजे आएंगे उससे साफ होगा। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, कौन सी सीट महत्वपूर्ण है और कौन सी पार्टी मैदान में है। 2018 के नतीजे कुछ पर एक नज़र डालते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट MNF ने 26 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि कांग्रेस वोट शेयर के मामले में मिजोरम में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही और 5 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। ZPM उम्मीदवारों ने 5, निर्दलीय के 6 उम्मीदवार
विजयी हुए थे। इस बार 7 नवंबर को होने वाले मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए कुल 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। 174 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें से 27 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जबकि 5 राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में कुल 8,56,868 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग किया गया है। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट मुख्य विपक्षी दल जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। MNF ने 25 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है, जबकि 6 मौजूदा विधायक ZPM उम्मीदवारों में से हैं। इस बार 23 उम्मीदवार बीजेपी ने 23 उम्मीदवारों को उतारा है। आम आदमी पार्टी यहाँ 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जोरमथांगा का MNF भाजपा के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है और केंद्र में NDA का सहयोगी है। हालांकि पार्टी मिजोरम में बीजेपी के साथ काम नहीं करती है। यहाँ पर बीजेपी का गठबंधन नहीं है। मिजोरम में मणिपुर की हिंसा का असर पड़ सकता है और मणिपुर से 13,000 शरणार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। भाजपा की जो निगाह है वो दक्षिणी हिस्से में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों जैसे चकमा, ब्रू, मारा और लाई समुदाय के वोटों पर है। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में 39 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने इस बार 23 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भगवा पार्टी ने सरकारी नीतियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, असम के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के समाधान समेत अन्य वादा किया है। यहाँ पर 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का वादा भी किया है। मिजो राष्ट्रवाद एक और मुद्दा है जो राष्ट्रारूढ़ दल के पक्ष में काम करता है। दरअसल मिजोरम और असम के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। जुलाई 2021 में असम और मिजोरम के पुलिस बलों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 6 लोगों की जानें गई थी। तो ये तो स्थिति है यहाँ पर, किंतु मिजोरम की सीमाएं जो है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, म्यांमार, बांग्लादेश से सीमाएं लगती हैं। यदि हम जातिगत बात करें तो बौद्ध यहाँ पे 8.51% हैं, ईसाई 87.16% हैं, हिंदू 2.75, मुसलमान 1.357 हैं, जैन 0.03% हैं। तो यहाँ पर मिज़ोरम में 11 ज़िले हैं और जो इस बार के जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान कुछ मिले जुले हैं। मिज़ोरम नेशनल फ्रंट जो है, मिजो नेशनल फ्रंट को इस बार लगभग 18 से 20 सीट मिलने की आसार दिख रहे हैं। 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस का यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ रही हैं। ZPM और कांग्रेस मिल के यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। ZPM को यहाँ पर 12 सीट्स के लगभग मिलेंगी और मिलने की संभावना है। मैं कोई दावा नहीं करता। और कांग्रेस को भी यहाँ पर लगभग 8 सीट मिल सकती हैं। तो इस तरह यहाँ पर खींचतान की स्थिति बनने वाली है और सरकार जो है बनने से पहले लंबी खींचतान के आसार नज़र आ रहे हैं। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 3 तारीख का दूर नहीं है, हम 3 तारीख का इंतजार करते हैं। और ये जो नतीजे हैं वो बड़े क्रूशियल हैं, मतलब बड़ा इसमें बहुत कम मार्जिन से हार और जीत दिखाई दे रही है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। 3 तारीख का आप देखें। मेरे चैनल मेरे मतानुसार यहाँ पर मिली जुली सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं।